हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के क्वेश्चंस करेंगे जो कि जेई में प्रीवियसली 40 ईयर्स पूछे गए हैं। ये इसमें पार्ट 1 है। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वे हम नेक्स्ट पार्ट्स में लेते रहेंगे। ओके नाउ, एक जो प्लेलिस्ट है इन प्रीवियस ईयर्स की या दूसरी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप उनको एक बार चेक कर सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आप। नाउ गाइस, स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं। इस चैप्टर में बेसिकली आपके लिए एनसीईआरटी में जो चीज़ दी हुई है वो एनफ है। उनसे रिगार्डिंग ही क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं उसमें, तो आपको इधर उधर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो इसमें मैं आपको चीज़ें बताऊंगा उसको आप थोड़ा सा अगर एक दो बार अगर वीडियो देख लेंगे और चीज़ों को थोड़ा सा याद कर लेंगे, कुछ चीज़ें समझ लेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। ओके गाइज, सो कुछ चीज़ें इसमें याद करनी रहेंगी, जैसे ड्रग्स का नाम होगा या उनके स्ट्रक्चर्स होंगे। अगर आगे कुछ ट्रिक बनती है तो मैं अपलोड कर दूंगा इसमें भी, और लिंक दे दूंगा इसमें वीडियो में फिलहाल, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। इफ यू स्पिल ए केमिकल टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड ऑन योर हैंड, योर फर्स्ट एड वुड बी। ना गाइस, जैसे जो केमिकल टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड्स होते हैं, जैसे हार्पिक आप यूज़ करते होंगे या बहुत लोग एसिड डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, तो अगर वो बेसिकली हाथ पे गिर जाए या बॉडी पार्ट पे गिर जाए तो फर्स्ट एड की पहली बात जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये बेसिकली एसिडिक नेचर का होता है, मतलब इसमें एसिड कुछ क्वांटिटी में पड़ा रहता है जो कि आपकी स्किन में बर्न कोज कर सकता है, जला सकता है स्किन, राइट, रैशेस क्रिएट कर सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए एज अ फर्स्ट एड आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली ये पूछा है। नाउ बिकॉज जो ये एसिड है इसमें नॉर्मली क्या होता है, डाइल्यूट HCl यूज करते हैं लोग। डाइल्यूट HCl या थोड़ा सा और आप डीप जाएं तो लगभग 10.5% वेट बाय वॉल्यूम HCl रहता है। तो लगभग आपका डाइल्यूट HCl डायरेक्ट बोल जाएंगे तो काम हो जाएगा। ओके नाउ, सिंस ये एसिडिक नेचर का है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कोई बेस यूज करना पड़ेगा। कोई बेसिक नेचर का आपको सॉल्यूशन या कोई ऐसा चीज यूज करनी पड़ेगी जो उसको जलने को, एसिड के जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। नाउ पहले दो एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले एक्वस NaHCO3 देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं इसको। नाउ बेसिकली ये भी बेसिक नेचर का है एंड ये भी बेसिक नेचर का है, लेकिन इन दोनों में यूज तो आप दोनों कर सकते हो, लेकिन बेस्ट इज दिस सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके गाइस, नाउ बिकॉज हम NaOH क्यों यूज नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि बेस तो है, काम तो ये भी कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा कोरोसिव इन नेचर होता है। मतलब जब आप इसको अपने हाथ पे सपोज आपका केमिकल गिर गया, उसमें जब आप यूज करोगे तो क्योंकि ये कोरोसिव नेचर का है तो ये एक्सेसिव साथ एसिड के इफेक्ट को तो सही करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा जला देगा हाथ में, समझ, इचिंग शुरू हो जाएगी आपके हाथों में। तो इसलिए हम NaOH को अवॉइड करते हैं। बेस्ट है आपका बेसिक NaHCO3। ओके गाइज, पहली बात तो इस आप चीज को याद रखें। नाउ यानी ये यूज नहीं होगा क्योंकि इट कैन कोज बर्न्स, कोरोसिव नेचर का होता है, दिस इज बेस्ट। नाउ एक्वस NH3 क्यों यूज नहीं कर सकते, एक्वस अमोनिया। नाउ बेसिकली गाइज जो अमोनिया है, राइट, चाहे इन गैसियस स्टेट में हो चाहे इन लिक्विड स्टेट में हो, अगर इसको आपको अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा कि इरिटेशन कॉज कर सकता है आपकी आईज को। जैसे आपने लगाया ना तो कुछ गैसेस निकलेंगी जो कि आपको आईज में अफेक्ट डाल देगी, इरिटेशन कर सकती है। और साथ ही साथ जो आपकी स्किन है उसमें एक्स्ट्रा रैशेस क्रिएट कर सकता है, डैमेज क्रिएट कर सकता है, समझ रहे हैं। तो जो अमोनिया है वो, या लिक्विड अमोनिया मोर स्पेसिफिकली इन दिस केस एक्वस अमोनिया, तो उसको अवॉइड ही करेंगे क्योंकि ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्किन डैमेज कर सकता है, आंखों में जलन डाल सकता है, और साथ ही साथ आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये बेस्ट नहीं है। आपको मैं पहले बता दूं, ये भी एल्कलाइन नेचर का ही होता है, मतलब बेसिक नेचर का है, समझ रहे हैं आपको। तो तीनों ये हो गए ना। चौथा जो डी है, विनेगर, सिरका, जो आपको यूज करते हैं घरों में, अचार वचार भी डालते हैं इसमें, तो चाउमीन वाउमीन जो बनती है घरों में या बाहर वो भी उसमें भी डलता है ना। विनेगर बेसिकली मोर और लेस एसिडिक नेचर का होता है, समझ रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ विनेगर एसिडिटी जो है इनकी वो डिफर कर सकती है कि थोड़ा कम या ज़्यादा, लेकिन मोर और लेस जब आप अम्ब्रेला टर्म देख लें विनेगर तो इट सिंबॉलीफाई आपका एसिडिक नेचर को। तो एसिड से एसिड को आप नहीं न्यूट्रलाइज कर सकते, इसलिए आप इसको नहीं यूज करते,
समझ में आपको? सो बेस्ट आपका है NaHCO3। ये थोड़ा सा इस तरह से समझ आ दिया आपको। अगर बाकी के कुछ क्वेश्चन आए इनमें से ये यूज हो सकता है या नहीं, तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंटी फर्टिलिटी ड्रग नोवेस्ट्रोल कैन रिएक्ट विथ। नाउ गाइज, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। एक तो ये जो रिएजेंट्स हैं इनकी रिएक्टिविटी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। और दूसरा, ये नोवेस्ट्रोल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर पर पता होना चाहिए, तभी आप कर सकेंगे। आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। नाउ देखिए गाइज, ये टेबल मैंने बनाई थी, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ गाइज, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ड्रग और उनका एक्शन, ये एग्जाम्पल है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, हल्का से एक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि एंटासिड्स क्या होता है। बेसिकली जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, आपने देखा होगा एसिडिटी हो जाती है पेट में कुछ, तो उसको इलाज करते हैं, राइट। तो उस एसिड जो बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जनरली हम ये दो आपकी दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, वही यूज करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी के डायरेक्ट है, आपको पूरे उसमें ये डायरेक्ट यूज हो जाएंगे, इसको बाय हार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अब मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप देख लीजिएगा क्या है ना। तो ये सिमेटिडाइन है जिसको आप टेगामेट बोलते हैं, और एक रेंटिडाइन है जिसको आप जेंटेक भी बोलते हैं। जेंटेक बहुत कॉमन है जो यूज करते हैं लोग। तो सिमेटिडाइन एंड रेंटिडाइन, जो जेंटेक है, ये दोनों जनरली आपको एसिडिटी रिमूव करने में काम आती है। दूसरा है एंटी हिस्टेमाइंस। नाउ हिस्टेमाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपके जेई या नीट के रिगार्डिंग। नाउ हिस्टेमाइंस बेसिकली नाइट्रोजन कैरिंग कंपाउंड्स होते हैं। एक बात आपको ये याद रखिए। सो बेसिकली जो हिस्टेमाइंस हैं वो एक तरह से ये समझे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और जो पेट में आपके और स्पाइनल कोड से लेके आपके यूटेरस तक जो भी आपका जो दिमाग में आपको ट्रांसमिशन होगा कि आपके पेट में सपोज गैस्ट्रिक एसिड बन रहा है या कुछ इचिंग होती है, तो ये बेसिकली वो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। समझ में आपको गाइस? नाउ जब हिस्टेमाइन का जो वैल्यू या क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है तो बेसिकली क्या हो सकता है, इचिंग हो जाती है, अपनी आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, ठीक है, गले में नाक में खुजली होनी शुरू हो जाती है, इचिंग होने लग जाती है, नाक बहने लग जाती है। एलर्जी बेसिकली जो होता है ना, एलर्जीज, थोड़ी एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। तो हिस्टेमाइन अगर ज़्यादा हो गया तब हम ये यूज़ करते हैं। तो हिस्टेमाइन ज़्यादा हो गया तो हम एंटी हिस्टेमाइन यूज़ करते हैं। नाउ बेसिकली एंटी हिस्टेमाइन करते क्या है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्टेमाइन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है दिमाग का, एंटी हिस्टेमाइंस इंटरफेयर करते हैं इन न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ। समझ रहे हैं? जो हिस्टेमाइन बेसिकली नंबर ज़्यादा हो रहे हैं, देखिए हिस्टेमाइंस एक तरह से आम भाषा में समझिए, ये हिस्टेमाइंस नॉर्मल होने चाहिए थे, अब ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू, इनके थ्रू आपके दिमाग में आ गया कि इनका क्वांटिटी ज़्यादा हो गया, तो आपके आंखों में पानी आना शुरू हो गया, खुजली होनी शुरू हो गई। तब एंटी हिस्टामाइंस देंगे। ये करते क्या है, इनके एक्शन को इंटरफेयर करते हैं, ये जो ये ट्रांसमिट कर रहे हैं दिमाग को, इनको ब्लॉक कर देते हैं एक तरह से, समझ रहे हैं, ताकि इनकी ये एक तरह से नलीफाई हो जाए, और ये जो नॉर्मल आपका हिस्टामाइन होना चाहिए क्वांटिटी का, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। समझ आपको? तो बेसिकली एंटी हिस्टामाइंस का आपकी नाक बह रही है, खुजली हो रही है, नाक में, आँख में, थ्रोट में, गले में खुजली हो रही है, एलर्जी थोड़ी बहुत किसी चीज़ की हो रही है, तो उसके लिए काम करते हैं, ठीक है, एंटी हिस्टामाइंस। सो ये दो दवाइयाँ हैं जो बहुत ज़रूरी है, मतलब याद करने के हिसाब से। सो ब्रोमोफेनिरिमाइन है जिसको आप डाइम टैप या डाइमटेन बोलते हैं, और दूसरा है टर्फेनाराइन जिसको आप सेल्डेन बोलते हैं। माय अपोलॉजीज अगेन गाइज प्रोनाउंसिएशन के लिए, आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, सो ये थोड़ा मेरे लिए दिक्कत हो जाती है बोलना, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, और वैसे भी आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे देख लीजिए, साइम और राइन कुछ करके था एंटासिड, एंटी हिस्टामाइंस का हो गया ब्रोमो कुछ करके था, फेनिरी, ब्रोमोफेनिरी कुछ, टेरफा था कुछ, इस तरह से याद कर लीजिए। तीसरा आता है जो कि न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होती है, मतलब जो दिमाग पे आपके काम करती है। समझना आपको, ये दो तरह की होती है ऊपरी तौर पे। पहला होता है ट्रैंकुलाइजर्स और दूसरा होता है एनाल्जेसिक्स। समझ में आपको गाइस? नाउ जो ट्रैंकुलाइजर्स हैं ये जैसे आपकी मेंटल डिजीज है उनके लिए काम करती है, ठीक है। जैसे लोगों को स्ट्रेस होता है या कोई भी दूसरी मेंटल डिजीज है उसमें काम करती है। जैसे स्लीपिंग पिल्स हैं, ये स्लीपिंग पिल्स हैं, उसमें भी ये ट्रैंकुलाइजर्स डलते हैं,
ठीक है ना। एक बात आप चीज रखिए कि जो ट्रैंकुलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स, क्योंकि एनाल्जेसिक्स भी दिमाग की प्रॉब्लम में ही काम करते हैं, लेकिन ट्रैंकुलाइजर्स क्या है, दे कैन मेक यू स्लीप, आपको नींद आ सकती है इनको लेके, जैसे यहाँ स्लीपिंग पिल्स में भी डलते हैं। लेकिन एनाल्जेसिक्स क्या है, ये सिर्फ जो आप ये समझे कि पेन रिलीफ के लिए काम करते हैं। जैसे आपको दर्द हो रहा है कुछ, तो आप एक तरह से एनाल्जेसिक्स ले लेते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए आप फील करना बंद कर देते हैं उस पेन को, लेकिन आप कॉन्शियस रहते हैं और आपको स्लीप या नींद नहीं आएगी इनको लेने के बाद, एनाल्जेसिक्स को। सो जैसे ट्रैंकुलाइजर्स है, ये दो तरह की हम यूज करते हैं। जैसे ट्रैंकुलाइजर्स के अंदर बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, मेंटल डिजीज या स्ट्रेस में काम होती है, तो ऐसे ही डिप्रेशन के लिए भी काम, जो ड्रग्स हैं एंटी डिप्रेसेंट वो होती हैं, ये 3 तरह की। जैसे आपको इप्रोनाइजाइड है, एक फिनेल्जाइन है जिसको आप नार्डिल भी बोलते हो। गाइज ये आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी, लेकिन ये अगर आप टेबल याद कर लेंगे आपको 90% केसेस में क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे इक्वानिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स भी हैं, जैसे ये हो गया आपका क्लोरोडाइज ऑक्साइड, ठीक है, और ये हो गया मरप्रोबोमेंट, ये वाला हो गया ना। आई होप आप पढ़ पा रहे होंगे इसको। तो ये भी क्या है कि आपको जो टेंशन रिलीज करने में भी इनकी हेल्प करते हैं। बेसिकली ये दिमाग पे आपको काम करता है ना। जैसे एनाल्जेसिक्स बताया, ये भी 2 तरह की हैं, एक तो होता है नॉन नार्कोटिक और एक नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक जैसे होता है कि एडिक्टिव नहीं होती, इनकी आपको आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये क्या होता है कि आप क्योंकि दिमाग से रिलेटेड हैं, कभी कभी आपको पेन भुलाने में काम आ रहा है, तो यानी कुछ तरह का नशा, कुछ इनमें नशीली चीज होती है। तो नॉन नार्कोटिक में क्या हो जाएगा, जो कि एडिक्टिव नहीं है। जैसे 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एस्पिरिन का और पैरासीटामोल। तो ये दोनों दवाइयां हैं एनाल्जेसिक्स के अंदर आएंगी। जैसे नार्कोटिक में हो गया, आपने सब पढ़ाई होगा, मोर्फिन, हेरोइन, कोडेइन, ये बैंड ड्रग्स हैं, नॉर्मली आप बिना उसके प्रिस्क्रिप्शन के इनको नहीं ले सकते। तो ये इनकी बेसिकली आप अडिक्टिव हो सकते हैं लोग, एक्सेसिव अगर ले लेंगे, ठीक है। अब आगे एंटी माइक्रोबियल्स, ये बेसिकली 3 टाइप की हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। नाउ ये क्या है, जो आपके बॉडी में माइक्रोब्स बन सक रहे हैं, या बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगई है, उनके अगेंस्ट काम करते हैं। नाउ एंटीबायोटिक में क्या है, ये इन्फेक्शंस, जैसे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, उनमें काम करते हैं, उनके अगेंस्ट काम करते हैं। एंटीबायोटिक है, सबको पता है। जैसे आप देखेंगे कि आपकी जो डॉक्टर्स हैं, सपोज आपको फीवर भी हो रहा है या आपको आपको खांसी भी हो रही है, बहुत दिनों तक अगर आपकी खांसी सही नहीं हो रही है, फीवर नहीं हो रही है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लिख देते हैं आपको, ठीक है, टू अवॉइड एनी, कि अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से आपको हो रहा है तो उसके अगेंस्ट ये काम कर सकती है। समझ में आपको ना हो, जो एंटीबायोटिक्स हैं वे 2 तरह की होती हैं, जो कि एक तो होता है बैक्टीरिसिडल, सिडल का मतलब है किलिंग, और एक बैक्टीरियोस्टेटिक है। बैक्टीरियोसिडिल क्या है, ये जो एंटीबायोटिक बेसिकली क्योंकि इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम कर रही है, तो जो बैक्टीरिया के थ्रू कोज हो रहा है प्रॉब्लम, उसको अगेंस्ट काम करती है। नाउ बैक्टीरियोसिडिल क्या है, ये बैक्टीरिया को मार देती है, ठीक है, ये मार देंगी, ये कुछ नहीं करती उनको, ठीक है। तो जैसे पेनिसिलिन है, अमीनोग्लाइकोसाइड है, और फ्लोक्सेसिन है, ये आपकी बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स होती हैं। दूसरा है बैक्टीरियोस्टेटिक। ना ये क्या है, इनहिबिट करती है उनके इफेक्ट को, इनको बैक्टीरिया को मारती नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया को अपोज करती है, एक तरह से उनको प्रेजेंट है बैक्टीरिया आपके बॉडी में, लेकिन ये क्या करती है, उनको मारती नहीं है, उनके इफेक्ट को खत्म कर देती है। समझ आपको। तो जैसे एरिथ्रोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरोमेफेनिकोल हो गया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये इस तरह के एंटीबायोटिक है। दूसरा होता है एंटीसेप्टिक। नाउ बेसिकली एंटीसेप्टिक सबको पता है, जो आपके घाव होते हैं, वाउंड होते हैं, कट लग जाता है बॉडी में, या कुछ प्रॉपर ऐसी डिजीज हो गई, स्किन डिजीज हो गई, उसमें एंटीसेप्टिक काम आते हैं। समझना। एंटीसेप्टिक में सबसे जो कॉमन एंटीसेप्टिक है घर में हम जो यूज करते हो क्या है, डेटोल। डेटोल यूज करते हैं ना आप। तो बेसिकली डेटोल 2 एंटीसेप्टिक का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो ये होता है क्लोरोक्सिलिनोल, ये भी एक एंटीबायोटिक है, और एक टर्पिनोल एंटीसेप्टिक को आप जब मिक्स कर देते हो तो वो डेटोल है, ठीक है। नो ऐसे जैसे बायोथेनोल है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ डेटोल की साबुन भी आती है, या जो मेडिकेटेड सोप्स होती हैं उसमें ये बायोथेनोल यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा
तीन इंपॉर्टेंट और हैं जो कि दवाइयाँ नहीं है लेकिन मिक्सचर है। एक आपको बोला जाएगा टिंक्चर ऑफ आयोडीन। नो टिंक्चर ऑफ आयोडीन बेसिकली क्या है कि 2 से 3% सोल्यूशन होता है आयोडीन का इन एल्कोहलिक वाटर। ठीक है, 2 से 3% आयोडीन को आपने एल्कोहलिक वाटर में डाल दिया और उसको जब आप बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, इट कैन हेल्प टुवर्ड्स वाउंड्स। ठीक है, दूसरा एक आयोडोफोम भी है, CH3। ठीक है ना, ये भी आपका एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। दूसरा बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, H3BO3 है। इस बोरिक एसिड को आप जब इसको डाइल्यूट कर लोगे तो ये भी एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। बोरिक एसिड बेसिकली आईज जो आई ड्रॉप्स होती हैं आपकी उसमें डाला जाता है। आप अगर आप उनके जो ड्रॉप्स हैं उनको भी देखोगे उसमें बोरिक एसिड डला रहता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या है, जैसे आप अपने फ्लोर को क्लीन करते हो, समझ रहे हैं आप, जैसे आपको बाथरूम क्लीन कर रहे हैं या कोई अपना कोई मतलब कुछ भी जैसे कुछ गंदा हो गया आप साफ कर रहे हो तो उस वो डिसइंफेक्टेंट हो। ठीक है, तो कॉमन डिसइंफेक्टेंट क्या है, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन एक कॉमन डिसइंफेक्टेंट है। जब इसको 0.2 से 0.4 पार्ट्स पर मिलियन इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दोगे आप तो ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर सकता है। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड जब बहुत ही लो कंसंट्रेशन में इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो भी ये एक्ट कर सकता है आपके डिसइंफेक्टेंट की तरह। लास्ट है जो हमारा क्वेश्चन में अभी पूछा गया था, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। नाउ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या है, जैसे आपने देखा होगा बाजारों में आईपिल वगैरह बनती है। ये क्या है, जो बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स हैं। जैसे आजकल पॉपुलेशन कंट्रोल में बड़े यूज होती हैं चीज़ें, तो जैसे ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। यानी फर्टिलिटी क्या है, बच्चे होना, फर्टाइल, तो उस फर्टिलिटी को प्रिवेंट करता है, ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। नो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में आप ये देखिए कि 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है एस्ट्रोजन, एक होती है, देखिए एंटी फर्टिलिटी जो ड्रग है उसमें हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। एक तो एस्ट्रोजन, कोई एस्ट्रोजन ड्रग होती है जैसे यहाँ लिखा है मैंने, और एक होता है प्रोजेस्टिरोन ड्रग, प्रोजेस्टिरोन। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिरोन ड्रग को जब आप मिक्स कर देते हो तो एक तरह से एंटी फर्टिलिटी ड्रग यूज कर सकते हो। इनको अलग से भी अगर नाम दे दिया तो आप ये कह सकते हो कि हाँ ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। नाउ जैसे नोवेस्ट्रोल है, ये 2 ही आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। एस्ट्रोजन है ड्रग, उसका एग्जाम्पल है नोवेस्ट्रोल। इसको जब आप मिक्स करते हो नोर्देनड्रिरोन में, नोर्देनड्रिरोन इसमें, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोजेस्टिरोन है, प्रोजेस्टिरोन डेरिवेटिव है। इन दोनों को आप मिक्स करते हो तो आप इट कैन प्रिवेंट फर्टिलिटी। तो इसको नोवेस्ट्रोल का दूसरा नाम है आपका इथेनाइल स्टोरडायोल, जो भी है ना। तो आप ये एक बार समझ लीजिए। एक मैं चीज इसको ये समझाना आपको भूल गया कि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में नो बेसिकली जो डिप्रेशन होता है, लोग हम कह रहे हैं ना एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं ये दोनों, इक्वानिल, नार्डिल या प्रोनोजाइड। तो जब हम इनको यूज करते हैं, ये क्यों करते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो जो ये नोराड्रेनालाइन है ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, जस्ट लाइक जैसे बिल्कुल सिमिलर जैसे आपका हिस्टामाइन था, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जब आपकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है वो लो हो गया, ठीक है, अब क्या होगा, लो होने के बाद यानी सिग्नल जो एक्टिविटी है वो लो हो जाती है और आदमी जो या पर्सन है कोई वो डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। देखिए दोनों में डिफरेंट। हिस्टामाइन का जब लेवल बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम कोज करता है, नोर्डरलाइन का जब लेवल लो हो जाता है तो ये तब प्रॉब्लम कोज करता है, इसलिए एंटी डिप्रेसेंट है यूज करते हैं। नाउ नोर्डरलाइन जो ये ड्रग है ये भी एक तरह से अगर इसका ड्रग में आप यूज करोगे तो ये भी अगर आपका लो बीपी हो गया तो इस ड्रग को आप बीपी को बढ़ाने में भी यूज कर सकते हो। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये मैं जो टेबल है इसको अब समझा दिया है, अब आगे क्वेश्चन में इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, कोई इश्यू हो तो मुझे बताना। नाउ अपना जो क्वेश्चन था कि नोवेस्ट्रोल जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है कैन रिएक्ट विद, इसके लिए आपका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नोवेस्ट्रोल। ठीक है, आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, या अगर याद भी नहीं है थोड़ा सा आपको गाइज ये चीजें देखिए आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत। कुछ 4-5 स्ट्रक्चर है, बस आपको ज्यादा याद नहीं करना है, या जो मैं अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको उनके याद कर लीजिए एटलीस्ट, वही रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। नाउ पहला ऑप्शन देखते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ क्या ये रिएक्ट कर पाएगा। नाउ गाइस जो ब्रोमीन वाटर है Br2 वाटर,
या कहूँ तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये एक टेस्ट है फिनोलिक टाइप के कंपाउंड्स के लिए। फिनोलिक टाइप के कंपाउंड्स के लिए मतलब जैसे ये वाला, समझ में आपको ना हो। ब्रोमीन वाटर का अगर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो, और यानी अगर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो जो ब्रोमीन वाटर का कलर है इट डिसअपियर्स। ठीक है, कलर रिमूव हो गया तो इसका मतलब आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब इस स्ट्रक्चर में जो आप अगर गौर से देखेंगे, एक फिनोलिक टाइप की रिंग होगी। ठीक है, बाकी का स्ट्रक्चर जुड़ रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके प्रेजेंट होने की वजह से ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव देता है ना। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, ज़्यादा डीप घुसने की इसमें जरूरत नहीं गाइस, स्पेसिफिकली इस चैप्टर के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। कभी कभी आपको नोवेस्ट्रोल नहीं बोलेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर डायरेक्ट दे देंगे और आपको कह देंगे क्या ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे सकता है, तो आपको उस केस में ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। अगर आपने डायरेक्ट ये देख लिया नोवेस्ट्रोल है और आपने इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व किया था तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसका मतलब ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो ये दे सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ZnCl2HCl। नाउ ZnCl2HCl अगर आप ध्यान से सोचें, ये ल्यूकस टेस्ट होता है। इस पे मैंने वीडियो भी बना रखी है, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ल्यूकस टेस्ट क्या है? ZnCl2 प्लस HCl। ठीक है, नाउ ये जो टेस्ट है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो एल्कोहल्स हैं या दूसरे इनफैक्ट दूसरे टाइप के जो एल्कोहल्स हैं उनके लिए यूज होता है। समझ रहे हैं आप? तो एल्कोहल्स आपका अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो ल्यूकस टेस्ट आपका यानी पॉजिटिव। समझ आपको गाइस? तो अब एल्कोहलिक अगर आप रिंग देखेंगे तो यहाँ पे है, ये इट कैन कोज कंफ्यूजन आपको, लेकिन ये तो नहीं कंफ्यूज करेगा ना आपको, ये सिंपल OH है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? ल्यूकस टेस्ट ये पॉजिटिव देगा ना। अगेन आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो आपको ब्रोमीन वाटर का जो टेस्ट था इसकी एक रिएक्शन बता देता हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगी। जैसे आपका कोई फिनोलिक टाइप का आपका रिंग होता है ना, ठीक है, जब आपको इस टाइप की रिएक्शन मिल जाएगी ना, तो सिंपल आपको क्या बनाना है, ये यहाँ पे OH ये रिंग है ना, और यहाँ पे Br, इधर Br और एक इधर Br डाल देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ब्रोमीन वाटर। नाउ जैसे आपको मैंने बताया कि कलर इसमें डिसअपियर हो जाता है इन सम केसेस, क्वेश्चन में आपको ये भी दिया जाएगा कि व्हाइट कलर अपीयर्स। सो दोनों सेम हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा इनमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो तीसरा है गाइज फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अगेन गाइज जो FeCl3 टेस्ट है या फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, अगेन ये भी फिनोलिक टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, फिनोलिक ग्रुप का प्रेजेंट है, उसको जस्टिफाई करता है, या कहूं तो उसको कंफर्म करता है फिनोलिक ग्रुप के प्रेजेंस को। समझ आपको? सो अगर अगेन वही ये फिनोलिक टाइप का ग्रुप है यहाँ पे, तो आपको कह देंगे FeCl3 टेस्ट भी ये दे देगा। तो इसका मतलब मेरा जो करेक्ट आंसर हो गया, तीनों ही सही हो गए ना, तो ये मेरा करेक्ट आंसर। नो ये जो आपको गाइज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है NaOCl, ये NaOCl है बेसिकली जो क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मेशन की, क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शंस है ना, आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म की जो रिएक्शंस है वो ये वाली है। बेसिकली इसके NaOCl के बजाय अगर आप NaOH प्लस Cl2 दे देते तब भी सेम रिएक्शन होती है। नाउ आपको पता है जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस हैं, इस केस में क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है, वो तब होती हैं जब आपके रिएक्टेंट में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, या ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे R कुछ भी जुड़ जाएगा, लेकिन ये ग्रुप एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप देखेंगे इसमें कोई भी इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो NaOCl भी कट गया। समझ आपको गाइस? ना आपको एक चीज आपको और बता दूं, आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि अब हम टेस्ट पढ़ रहे हैं फिनोलिक ग्रुप के, इसमें आ गए तो आपको कभी कभी लिटमस टेस्ट भी हो सकता है फिनोलिक ग्रुप की प्रेजेंस के लिए। ठीक है, लिटमस टेस्ट में क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ फिनोलिक ग्रुप की बात कर रहा हूँ, कि जो ब्लू लिटमस है इट विल टर्न इनटू रेड। ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया। ये क्या प्रूव कर रहा है कि जो OH है इसमें एक एसिडिक H होता है। समझ में आया? तभी तो ये ब्लू को रेड कर देगा, ब्लू लिटमस को, एसिडिक कैरेक्टर को ये थोड़ा जस्टिफाई करता है। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। और एक चीज और बता दूं गाइज, जो FeCl3 जो टेस्ट पढ़ा था हमने, जब भी आपको कोई फिनोलिक टाइप का ग्रुप है और आप इसका FeCl3 टेस्ट कर रहे हो, तो अगर टेस्ट पॉजिटिव है, कंफर्म हो रहा है कि OH ग्रुप आपका प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो आपका एक वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन बन सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग ड्रग्स विद देयर थेरेपेटिक एक्शंस। थेरेपेटिक एक्शन क्या है कि जो कि
इलाज, किस बीमारी का इलाज हो रहा है, किस टाइप की बीमारी का इलाज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जब आप अपने ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं। तो कुल मिला के जो ये टेबल है, ये थेरेपेटिक एक्शन के अकॉर्डिंग ही सेग्रीगेट बनाई गई है, सेग्रीगेट की गई है, बनाई गई है। ओके गाइस, नाउ अब इस टेबल को आपको थोड़ा सा अगर याद कर ले, अगर आप गाइस कंफ्यूज भी हो रहे हैं ना, आप देखेंगे ना ऊपर के 2-3 ड्रग्स हैं जो कि आपको कॉमन है, डिफरेंट थोड़े टिपिकल्स हैं, बाकी के पेनिसिलिन, ये ऑफ्लोक्सिसिन, ये आपको कॉमन है, यूज आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसमें बस आपको उस टेबल को यूज करके बनाना है। तो अगर आप देखोगे, रेनिटीडाइन आपका क्या है इस टेबल में, आपका एक एंटासिड है, समझ आपको। तो रेनिटीडाइन क्या है, एक एंटी एसिड है, तो 1 का आंसर हो गया डी। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपका ये गलत और ये गलत है। ऐसे आप सोल्व करने की कोशिश करें अगर आपको सारे भी नहीं पता। सिमिलरली आपका जो नार्डिल है, नार्डिल क्या है, एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, तो एंटी डिप्रेसेंट में भी इसका आ सकता है, ये ट्रैंकुलाइजर में भी इसका आंसर आ सकता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एंटी डिप्रेसेंट दिया हुआ है, तो दूसरे का आपका आंसर हो गया ए। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिमिलरली अगर आप देखेंगे 3 क्लोरोफेनिकोल है, ये आपका एक एंटीबायोटिक है, राइट, बेसिकली बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है। आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस टाइप का है। अगेन जो आपका 4th डाइमिटेन है, डाइमिटेन क्या हो गया, एक एंटी हिस्टामाइन है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, राइट गाइस। सो डायबिटिक क्या है, डाइमिटेन, ये इसका जो ओरिजिनल नाम ये है, और ये एक एंटी हिस्टामाइन। तो कुल मिला के ये गाइस टेबल अगर आप थोड़ा सा 3-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं, राइट। सो आपको मैंने जो पूरी एनसीईआरटी का जो ये ड्रग्स का जो एक्शन का वो समरी है, वो इस टेबल में आपको मैंने डाल दी है, तो आपको ये काफी हेल्प मिल जाएगी, राइट। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं याद हो रही है, तो 4-5 तो आप याद कर लो, हाँ, क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज एन, नो जो ब्रोमोफेनिरिमीन है, इसको अभी मैंने आपको बताया था उस टेबल में कि ये डाइम टैप है, और एक डाइम टैप क्या है, डाइमटेन भी बोल सकते हैं, एक एंटी हिस्टेमाइन होता है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर दे दिया, स्ट्रक्चर भी नहीं पता होता था, ये भी नाम पता होता तब भी आपका आंसर हो जाता। तो ये डी डायरेक्ट याद है तो हो गया, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल एंटी हिस्टेमाइन आपका इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ नोराड्रेनालाइन, व्हाट काइंड ऑफ ड्रग कैन बी सजेस्टेड। आपको भी मैंने समझाया था उस टेबल में कि नोराड्रेनालाइन बेसिकली आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये इसकी जब कमी हो जाती है बॉडी में, तो डिप्रेशन का कोज या स्ट्रेस इंसान में होने लग जाता है, समझ आपको। तो इसके लिए जब डिप्रेशन हो रहा है तो आपको क्या यूज करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन बी इसमें डायरेक्ट है, इसमें यही था, राइट गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेरफेनेडाइन या सेल्डेन इज, नाउ गाइस आपको मैंने बताया था कि सेल्डेन एक एंटी हिस्टेमाइन है, राइट ना। अब ये कह रहे हैं कि जो एंटी हिस्टेमाइन है वो क्या करता है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है, जब इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है बॉडी में नॉर्मल से, मैंने कहा था ना कि सपोज ये नॉर्मल है और सपोज अब अमाउंट ज़्यादा हो गया, ये एक्सिस है ये वाला, तो एंटी हिस्टेमाइन क्या करता है, एंटी हिस्टेमाइन बेसिकली इनके एक्शन को रोकता है, इनको ब्लॉक कर देता है, ये समझाया था। नाउ गाइस इसमें ब्लॉक और किल दोनों में अंतर होता है, ठीक है। ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है एंटी हिस्टेमाइंस, तो क्या करता है, इनके जो एक्शन को ब्लॉक करता है, या कह देते हैं कि इनहिबिट करता है इनके एक्शन को, समझ आपको। सो क्या है सिंपल इसका आंसर कि जो सेल्डेन है जो कि एक एंटी हिस्टेमाइन है, इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ हिस्टेमाइन रिसेप्टर। डायरेक्ट था गाइस, इतना ज्यादा आपको डीप घुसने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोराड्रेनालाइन इज अ, आपको बताया था कि नोराड्रेनालाइन क्या है, इसकी कमी होने की वजह से डिप्रेशन होता है, तो एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं। तो ये क्या था, एक न्यूरोट्रांसमीटर था, बताया था आपको। तो अब क्या है, क्या ये एंटी डिप्रेसेंट है, नहीं, अगर इसकी कमी हो जाए तब एंटी डिप्रेसेंट लिया जाता है, नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये भी गलत हो गए दोनों ऑप्शन, समझ आपको। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2 इज, अगेन गाइस इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको सारे भी नहीं आते तो आपको इनको करना क्या है कि काटना है बस। अब देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था कि जब नोवेस्ट्रोल आपकी नॉरथिनड्रोन के साथ यूज की जाती है, तो ये बेसिकली एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग है,
आपको मैंने ये भी बताया था कि नोवेस्ट्रोल अगर आपको अलग दे दी ये भी एंटी फर्टिलिटी हो जाएगी, ये भी होगा तो इसको भी आप अलग से भी एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग मान सकते हैं। दोनों इक्वल आपको बताई थी, नोवेस्ट्रोल और नोर्ड्रिड्रोन। ठीक है ना, इसको आप इस नोर्ड्रेलिन से कंफ्यूज मत होना, नोर्ड्रिड्रोन अलग है और नोराड्रेलिन ये अलग है। ठीक है, सो मेरा ये जो नोर्ड्रिड्रोन है वो क्या है, एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग होगा। तो ए का तो मेरा आंसर क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कम है गाइस, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद ही हो जाएगा। तो ए का आंसर क्यों है, तो मेरा ए या बी में आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यानी ये भी गलत और ये भी गलत। आपको मैंने बताया था कि जो इक्वानिल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है और आपको आता है एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम होता है, या हाइपर टेंशन हो जाती है या डिप्रेशन है उनके अगेंस्ट काम किया जाता है। तो इक्वानिल क्या है, हाइपर टेंशन के लिए काम की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट ड्रग थी, तो सी आर है, तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ये गलत हो गया। फिर भी जो ऑफ्लोक्सासिन है वो क्या हो गया आपका, एक एंटीबायोटिक है। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं कि जो ये है एक बैक्टीरियसिडल आपकी ड्रग है। ओके, सो आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चंस हैं बार बार अगर आप देखोगे रिपीट होंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये चीजें हम वैसे याद नहीं कर सकते गाइज। क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका हो जाएगा और बी कॉन्फिडेंट हो जाता है, ऐसी चीज नहीं है। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनायनिक डिटर्जेंट। अगेन गाइज, डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला तो है कैटायोनिक डिटर्जेंट, दूसरा होता है आपका एनायोनिक डिटर्जेंट जो कि इसमें पूछा गया है, और एक तीसरा होता है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। समझ में आएगा गाइस आपको ना। वो पहला देखते हैं हम, कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट बेसिकली क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट्स होते हैं, जैसे ये वाला पार्ट। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव पार्ट जो चार्ज है वो तो नाइट्रोजन के ऊपर हो जाएगा, कैटायनिक है ये, और जो नेगेटिव पार्ट है वो वेरी कर सकता है। जैसे इस केस में, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है कि सेट्रिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये बी आर नेगेटिव है। यहाँ पे बी आर नेगेटिव के बजाय आपको CH3COO नेगेटिव एसिटेटाइन भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लोराइड भी दिया जा सकता था। ठीक है, तो यह इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके कैटायनिक डिटर्जेंट में हो सकते हैं। ठीक है, नाउ जैसे आप देख सकते हो कि कैटायनिक डिटर्जेंट के लिए क्वालिफाई क्यों किया, क्योंकि जो इसकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है डिटर्जेंट की वो इज प्रेजेंट इन दिस पॉजिटिव पार्ट। ठीक, और जो एनायनिक पार्ट है वो छोटा है। तो जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है अगर इस कैटायनिक पार्ट में प्रेजेंट है तो एक कैटायनिक डिटर्जेंट हो जाएगा। यहाँ पे वेरी कर सकता है, ये एक इसका एग्जाम्पल है, वो थोड़ा सा याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट है यार बेसिकली सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ। ठीक है, जैसे आप इस पार्ट को देखिए, इस ग्रुप का नाम है, जैसे यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 10, 11 एंड 12, और एल्कोहल यहाँ जुड़ा हुआ है, इसको आप बोलते हैं लॉरेल एल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लॉरेल एल्कोहल। अब या लॉरेल सोडियम लॉरेल सल्फेट आपका जब भी आएगा आप आंख बंद करके एनायनिक डिटर्जेंट ही होता है, कुछ नहीं है। जहां भी इनफैक्ट लॉरेल नाम दिख गया आप उसको कह दें कि डिटर्जेंट है, और कौन सा, एनायनिक टाइप का। सो बेसिकली ये बनता कैसे है कि जब लॉरेल एल्कोहल को H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ये लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और जब इसको आप एक्वस NaOH में डाल देते हैं तो आपका बन जाता है एनायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। सो अगर आप गौर से देखोगे सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये स्टिल यहाँ पे प्रेजेंट है। H2SO4 से डाल के जो OSO3 पार्ट जुड़ गया वो ये इकलौता पूरा का पूरा नेगेटिव पार्ट है, और Na पॉजिटिव जो सोडियम आयन है वो कैटायन में है। लॉन्ग चेन जो हाइड्रोकार्बन की है वो आपकी इस नेगेटिव पार्ट में है, एनायन के पार्ट में है। इसका मतलब ये आपका एक एनायनिक डिटर्जेंट है। समझ में आप नो। इस केस में जो आपका एनायनिक पार्ट है इज यूज्ड इन क्लींजिंग। ठीक है, कभी भी ये भी पूछा जा सकता है आपको। अगेन इसका एक एग्जाम्पल और है ये, यानी सोडियम डोडीसाइक बेंजीन सल्फोनेट। तो अब अगर आप देखोगे कि जो एनायनिक डिटर्जेंट है उसमें सोडियम और एंड में सल्फेट है, तो वो पक्का आपका एनायनिक डिटर्जेंट होगा, प्रोवाइडेड दैट ये लॉन्ग चेन तो होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। सो क्या हो गया, आपका जो सोडियम लॉरेल सल्फेट है डायरेक्ट हो गया कि इट इज अ एनायनिक डिटर्जेंट। ये क्या हो गया, आपका कैटायनिक डिटर्जेंट हो गया। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। तीसरा टाइप का डिटर्जेंट होता है आपका
नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, राइट। नाउ जो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ना तो उसमें कोई एनायन होता है ना ही कोई कैटायन होता है, कोई भी आयन नहीं होता, समझ रहे हैं। नाउ बेसिकली जो भी आपका नॉन एनायनिक डिटर्जेंट है, वो जो आपका लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट होता है ना, आपने देखा होगा कि जो लिक्विड होता है बर्तन मांजने में जो यूज होता है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। जो लिक्विड डिश वॉशिंग जो आपका डिटर्जेंट है, वो बेसिकली नॉन आयोनिक टाइप का डिटर्जेंट होता है। जैसे ये एग्जाम्पल देखोगे, ये एक नॉन आयोनिक डिटर्जेंट है, समझना। नाउ जो ये पार्ट है, ये अगेन हाइड्रोफोबिक है। नॉन पोलर पार्ट जो है होता है हमेशा हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। जैसे आपकी अभी अनायनिक डिटर्जेंट में लॉन्ग चेन थी हाइड्रोकार्बन की, नाउ SO3 कुछ नेगेटिव पार्ट जुड़ गया, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो तो पोलर पार्ट हो गया, जो कि वाटर लविंग होता है, या कहूँ तो हाइड्रोफिलिक होता है। और जो ये लंबी चेन हाइड्रोकार्बन की होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर फोबिया होता है, जिसको वाटर को पसंद नहीं करती। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। जो ये एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है या पूछा गया है बहुत बार कि इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा है और हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है या पोलर पार्ट कौन। तो आप देखिए जो ये वाला पार्ट है, इसमें कोई भी, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर पार्ट हो गया। कहूँ तो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक हो गया। लेकिन अगर इधर ऑक्सीजन से देखेंगे, ये एक क्या हो गया, ईथर टाइप का कंपाउंड हो गया, तो आपको कह सकते हो कि डाइपोल बन रहा है, तो पोलर है। सिमिलरली यहाँ पे अल्कोहल है, पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकता है, तो ये क्या हो गया, एक हाइड्रोफिलिक है, वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो कह सकता हूँ कि वाटर लविंग पार्ट भी हो गया। तो ये हाइड्रोफिलिक या पोलर पार्ट हो गया, वाटर लविंग पार्ट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं। हमेशा उस पार्ट में जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, वो आपका हमेशा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा। तो इसलिए जो ग्लिसरॉल ओलिएट है वो एक नॉन आयोनिक डिटर्जेंट होता है, समझना आपको गाइस। नाउ अगेन जो लास्ट जो ऑप्शन है सोडियम स्टीरेट का, वो बेसिकली डिटर्जेंट ही नहीं है, वो एक सोप है, समझना आपको। जैसे सोडियम स्टीरेट देख रहे हैं, नाउ अगेन इसमें भी हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। मैंने आपको बताया जो भी कार्बन वाली चेन होगी आपकी, वो हाइड्रोफोबिक होती है, और जो भी आपका पार्ट चार्ज्ड होगा, स्पेशली एनायनिक पार्ट होगा, वो आपका हाइड्रोफिलिक होगा, जैसे इसमें देख सकते हो, समझना आपको। नाउ इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। सो अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आयनिक मिसेल इज फॉर्म्ड ऑन द एडिशन ऑफ। नाउ इस चीज को समझने के लिए आपको मिसेल क्या होती है ये देखना पड़ेगा, बनती कब है। नाउ अगेन गाइज, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सोप सॉल्यूशन होता क्या। बेसिकली गाइस जो सोप है आपका एक सोडियम का या पोटेशियम का एक सॉल्ट होता है। सॉल्ट किसके साथ, हायर फैटी एसिड्स के साथ, समझना आपको। जो सोप है वो या तो सिर्फ सोडियम का या पोटेशियम का सॉल्ट होगा विद हायर फैटी एसिड्स, और बेसिकली ये RCOO नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट होता है इसका Na। नाउ सपोज सोडियम साल्ट है तो यहाँ Na पॉजिटिव लिख देंगे, पोटेशियम साल्ट है तो यहाँ K पॉजिटिव लिख देंगे। तो जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, तो RCOO नेगेटिव वाला तो ये पूरा पार्ट हो गया। सोडियम स्टीरेट है जैसे, तो स्टीरेट पार्ट जो है, स्टीरेट आयन, वो आपका ये हो गया C17H35CW नेगेटिव। ये RCOO नेगेटिव का पार्ट है और Na पॉजिटिव ये हो। अगेन नेगेटिव पार्ट है तो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, इस बात को जरूर समझने वाली बात है। और जो एक सिर्फ हाइड्रोकार्बन का पार्ट है जो कार्बन से बना है, वो होता है आपका हाइड्रोफोबिक। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पार्ट नॉन पोलर पार्ट है, और ये हो गया पोलर पार्ट। इस चीज को आपको जरूरी समझना चाहिए। नाउ मिसेल कैसे बनती है, मिसेल बनने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सोप का जो सॉल्यूशन बनता है, यानी इस RCOO पॉजिटिव को जब वाटर में डालते हो तो क्या काम होता है, स्टार्ट कैसे होता है। इसको आप ऐसे समझें, जैसे ही आपने सोप साबुन अपनी डालनी शुरू करी वाटर में, तो स्टार्टिंग में जो सोप स्टीरेट आयन है वो इस तरह के शेप में आपके तली के ऊपर लगे रहते हैं। तली के ऊपर कैसे, अभी आप जो सोप है, सोप सॉल्यूशन बना रहे हो, यानी साबुन अभी डाल ही रहे हो, ठीक है। जो नेगेटिव पार्ट है जो कि पोलर है, वो वाटर के अंदर है, वाटर को प्यार लव कर रहा है,
यानी वाटर से चिपक रहा है, और जिसको हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अवे है फ्रॉम वाटर। जैसे जैसे आप इसमें सॉल्यूशन बनाते रहते हो, सोप बढ़ाते रहते हो, तो एक कंसंट्रेशन आती है CMC, जिसे आप बोलते हो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। नाउ बेसिकली इसके बारे में मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री के जो मैंने प्रीवियस ईयर बनाए हैं चैप्टर के, उसमें समझा चुका हूँ प्रॉपर तरीके से, डिटेल्ड अगर जो आपको देखना उसमें देखिए। तो क्या होता है कि एट CMC जब क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन हो जाती है, तो जो स्टीरेट आयंस हैं ये अंदर पुल होना शुरू हो जाते हैं। पुल होके क्या होते हैं, ये एग्रीगेट, ये इस तरह से गुच्छा बनाना शुरू कर देते हैं। समझना, गुच्छा कैसे बनता है कि जैसे ये वाला आयनिक पार्ट तो बाहर होगा और जो नॉन पोलर पार्ट था वो अंदर होता है। ये जरूरी है गाइस। और इस पूरे को आप एग्रीगेशन को क्या बोलते हो, एक आयनिक मिसाइल है, और ऐसे मल्टीपल आयनिक मिसाइल होते हैं। समझना आपको। तो इसका मतलब क्या है कि मिसाइल बनने के लिए आपको एक नेगेटिव पार्ट तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन की चेन भी होनी चाहिए। इसकी तभी ये मिसाइल बनेगा, नहीं तो नहीं बनता। अब क्या होता है, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये तो पानी से चिपक जाता है, और जो अंदर नॉन पोलर पार्ट है हाइड्रोकार्बन, ये डर्ट के साथ चिपक जाता है, और जब आप झाग को पानी को निकालते हो तो ये डर्ट को पकड़ के बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली ये काम होता है इसमें, ठीक है। सो इसका मतलब जब आपको आयनिक मिसाइल बनानी है, उसके लिए आपको पहली बात तो वाटर में डालना पड़ेगा, सोप पानी में, ठीक है। और दूसरा एक लॉन्ग चेन होनी चाहिए जो हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। नो अगर आप गौर से देखोगे तो जो ये वाला पार्ट है इसमें एक लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की, ये तो पॉजिटिव पार्ट हो गया, ठीक है। इसे छोड़ दो आप। अभी आप ये मान लो कि डिटर्जेंट है किसी टाइप का, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको ये सोप सॉल्यूशन का एग्जांपल समझाया ना, सेम केस आपका डिटर्जेंट में भी बनता है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो कि इस एग्जाम्पल में सोडियम नहीं है या पोटेशियम नहीं है, ठीक है। तो डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है ये, और इसमें क्या है, लॉन्ग टेल होनी चाहिए। ये जो आपका ये देखिए, ये क्या है, ये एक तरह से एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल हो, ठीक है। तो ये लॉन्ग टेल तो आपकी नॉन पोलर होगी, और ये हो गया आयनिक पार्ट। तो इस तरह से आपकी ये मिसाइल बन जाएगी। दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिक्कत है कि जो सोडियम स्टीरेट तो है सोप वाला, लेकिन इसे टोलुइन में डाल दिया, जो कि गलत हो गया, वाटर में डालना था। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब ये तो अगेन डाइथाइल ईथर, इनमें तो कोई लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ही नहीं है। सिमिलरली इसमें भी कोई लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन नहीं है, इसलिए ये सब एग्जाम्पल गलत हो गए। जो करेक्ट आंसर है आपका इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप गाइज आपको ये सारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझ में आया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया है आपको, और इज यूज्ड एज। नाउ गाइज ये बहुत ही एक फेमस स्ट्रक्चर है, कॉमन स्ट्रक्चर है एस्पिरिन का, ठीक है। ये भी याद कर लीजिए, बहुत कॉमन हो गया है तो, ठीक है। इस टाइप से याद कर लीजिए अगर आपको वैसे है कि OCOOCH3। तो एस्पिरिन फॉर्मेशन की एक रिएक्शन भी पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो एस्पिरिन क्या है, पेन किलर की तरह काम होता है, ठीक है। लेकिन पेन किलर कौन सा, जो कि आपको नींद में नहीं डालता है एस्पिरिन, समझ रहे हैं आप। तो ये क्या हो गया, एनाल्जेसिक हो गया। सी ऑप्शन। इजी था गाइज, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटासिड। नाउ गाइज सबसे पहली बात, अगर आप सबको देखोगे, ये तो आपको एग्जाम्पल समझ में आए गए होंगे कि एंटासिड है, आपको मैंने उसमें समझा दिया है, डायरेक्ट लिखवा दिया। नाउ फिनाइलज़मीन, जिसको आप नार्डिल भी बोलते हैं, वो एक एंटी डिप्रेसेंट होता है। तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि एंटासिड नहीं है। नाउ ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, नो गाइज इनिशियली पुराने ज़माने में जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप एंटासिड की तरह यूज़ कर सकते थे, बहुत बार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को एंटासिड की तरह यूज़ करते थे। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी बहुत बार एंटासिड की तरह यूज़ कर लिया जाता था। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए, समझ रहे आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2 इज। नो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका जो भी एंजाइम से रिलेटेड आपका जो डाउट है या क्वेश्चंस हैं वो सब कवर हो जाएंगे। ना सबसे पहले गाइस समझने, इसको आगे बढ़ने के लिए आपको एंजाइम्स क्या होते हैं हल्का सा एक आइडिया होना चाहिए। नो एंजाइम्स बेसिकली वे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसे हमारी बॉडी में मल्टीपल रिएक्शंस होती है ना, तो ये एक तरह से कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। और टू बी मोर स्पेसिफिक, बायोलॉजिकल
कैटलिस्ट का काम करते हैं ये लोग एंजाइम्स। और रिएक्शन करते कैसे हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी तौर पे बता रहा हूँ जितना जरूरी है, क्योंकि नहीं ज़्यादा बायोलॉजी का वाला घुस जाएंगे, जितना जरूरी है उतना ही देखते हैं। देखिए एंजाइम्स क्या है बेसिकली, देखिए सबस्ट्रेट वे हैं कि जो कि आपकी रिएक्शंस कर रहे हैं सबस्ट्रेट। एंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह है। तो एंजाइम करता क्या है, ये जो एक्टिव साइट्स है ना सबस्ट्रेट को इस तरह से घुसा देता है, होल्ड कर लेता है और फर्दर रिएक्शन ये कराना शुरू कर देता है। समझ आपको। दूसरा एक टर्मिनोलॉजी होती है रिसेप्टर्स, अभी आपने एक क्वेश्चन में भी देखा था। नो रिसेप्टर्स बेसिकली एंजाइम्स ही होते हैं, ठीक है। ये वे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम है, स्पेशली किसी तरह की रिएक्शन हो रही है, कोई भी इंपॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन है, मतलब किसी टाइप के भी रिसेप्टर हो सकते हैं, किसी भी अलग अलग तरह के रिसेप्टरों कोई न्यूरो ट्रांसमिट कर रहा है, कोई आपकी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है उनको कम्युनिकेशन दिमाग तक पहुंचा रहा है। समझ रहे हैं आपको। तो रिसेप्टर बेसिकली वे एंजाइम्स हैं जो कि कम्युनिकेशन में पार्ट करते हैं बॉडी में, ठीक है। फिलहाल इतने से समझ के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो आपका रिसेप्टर है वो क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल्स हैं, वे एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए आपके यूज होते हैं। नाउ गाइस ये डायरेक्ट आपको थोड़ा सा पता, थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो रिसेप्टर सी का आंसर क्यू हो जाएगा। तो इससे मैं क्या कर दूंगा, सी का आंसर क्यू है तो इसको काट दीजिए और इसको भी काट दीजिए फिलहाल, ठीक है। अब ये देखते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है। नो बेसिकली जैसे आपको बताया एंजाइम में क्या है, एक्टिव साइट्स होती हैं, तो ये क्या करता है सबस्ट्रेट को डाल के रिएक्शंस करना शुरू कर देता है। नाउ कुछ दवाइयां होती, कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है। वे ड्रग्स करती क्या है, इन सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करके इन क्या करती हैं कि इनको तो एंजाइम में यहाँ पे जो एक्टिव साइट्स है इसमें फिट नहीं होने देती, खुद आके चिपक जाती हैं इस पे। तो उसको क्या बोलते हैं आप, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। बस इतना ही है, इतना ही समझने की जरूरत है आपको। सो इसका मतलब क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या है, वे दवाइयां जो कि वे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम चिपक जाके चली जाती हैं, सबस्ट्रेट को नहीं, या जो नॉर्मल रिएक्शन होनी चाहिए थी उसको नहीं होती, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर उन पे जाके दवाइयों पे चिपक जाते। कोई भी जो भी दवाइयों का कुछ जो प्रोसेस होता है उनको करती होंगी। तो बी का आंसर आपका पी हो गया। तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगेन देखते हैं एलोस्टेरिक इफेक्ट क्या होता है। एलोस्टेरिक इफेक्ट बेसिकली क्या है कि जब आपका कोई इनहिबिटर है या कहें तो जो ड्रग है आपकी, वो नॉर्मल एक्टिव साइट में फिट होने के बजाय किसी दूसरी साइट में फिट हो जाता है। ये तो क्या है, एक्टिव साइट है, मेन एक्टिव साइट है, लेकिन इसके अलावा दूसरी किसी पोजीशन पे जाके फिट हो जाए, जैसे इसमें हो गया, इसे एक तरह से कर दी कि पुश कर दिया ऊपर, शेप चेंज कर दी, तो ये क्या हो जाएगा। बेसिकली सिंपल गाइस डेफिनेशन है, आपको इस तरह से याद कर लेना बस, तो सही रहेगा, इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो एलोस्टेरिक साइट क्या है या एलोस्टेरिक इफेक्ट क्या है कि जब एलोस्टेरिक साइट में जाके ड्रग घुस जाती है, मेन एक्टिव साइट में जाके नहीं घुसती, किसी दूसरी पोजीशन पे जाके चिपक जाती है, तो उसको क्या बोल देते हैं, एलोस्टेरिक इफेक्ट। सो इससे जो आपका ए का ऑप्शन क्या हो गया, आर, मोलिक्यूल बाइंडिंग टू ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट। नाउ अगेन पॉइजन क्या है, पॉइजन में क्या है गाइज, बेसिकली जो ये एक्टिव साइट में आपकी ड्रग या सबस्ट्रेट घुसता था, या आप इस केस में तो ड्रग ही होगा, तो अगर भी स्ट्रोंग कोवेलेंट बॉन्ड के साथ चिपक जाती है तो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रोंग है तो टूटना आसान नहीं होता, निकलती नहीं है, तो उससे क्या होता है, वो एंजाइम ब्लॉक हो जाता है और एंजाइम जो वे हैं वे काम नहीं करते। तो हम ये कह देते हैं एंजाइम एक तरह से पॉइजन हो, समझ आपको। तो पॉइजन सिंपल क्या है, जब कोवेलेंट बॉन्ड या किसी स्ट्रोंग बॉन्ड के साथ चिपक जाए वो साइट ब्लॉक हो जाती है और एंजाइम पॉइजन हो जाता है। हैंस क्या हो गया इसका, डी का ऑप्शन हो गया आपका, मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द एंजाइम कोवेलेंटली। तो गाइज ये था जो थियोरेटिकल जितना भी मैं हो सकता था आपको इजी करने की कोशिश करिए, जितना मैंने समझा उतना अगर आपको याद हो गया तो दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2 इज, पहला है क्लोरोक्सिलिनोल, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बाकी की स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सो क्लोरोक्सिनोल हो गया, ये हो गया आपका सल्फराइपाइरिडीन हो गया, ये आपका पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर हो गया, और ये नॉर्द्रिड्रोन का स्ट्रक्चर हो गया। आप अगर नहीं याद है आप इनके स्ट्रक्चर एक बार याद कर लें। ना इसमें बेसिकली कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं आपको वो देखना। ना पहला है गाइज क्लोरोक्सिनोल, तो अगर आप गौर से देखें तो ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे सकता है। क्यों, फेरिक क्लोराइड टेस्ट मैंने आपको बताया था फिनोलिक टाइप के ग्रुप की रिएक्शन है जो पॉजिटिव देता है। तो इन सब में सिर्फ इकलौता आपका यही ग्रुप है जिसमें एक फिनोलिक टाइप का
डेरिवेटिव है। तो मैं कह दूंगा ए का आंसर आर है। पहले क्वेश्चन में देखिए जो आया था 2020 में क्वेश्चन, 2019 में भी सेम इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो अगर आपको हल्का सा भी आइडिया रहता तो हो जाता। तो ए का आपका आंसर हो गया आर, तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। दूसरा है नॉर्दर्न ड्यूरोन, ठीक है। नाउ बेसिकली ये किस टाइप की रिएक्शन दे सकता है, ये आपको मैं गाइस समझा रहा हूं, वैसे देख लीजिएगा। बेसिकली बेयर टेस्ट क्या होता है, बेयर टेस्ट में जब आप किसी डबल बॉन्ड की रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट KMnO4 के साथ, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ OH और OH जुड़ जाता है। तो अगर किसी में डबल बॉन्ड है तो वो पॉजिटिव रिएक्शन दे देगा। अगर आप देखोगे तो इसी में फ्री है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहीं पे सिर्फ और सिर्फ ये डाइल्यूट KMnO4 की रिएक्शन देके पॉजिटिव बेयर टेस्ट दे सकता है। जब ये वाला फिनोलिक ग्रुप अगर पॉजिटिव था तो वॉयलेट कलर बन रहा है, जब इधर पॉजिटिव टेस्ट देगा तो जो पिंक कलर है या कहूँ तो पर्पल कलर है आपका KMnO4 का, वो रिमूव हो जाता है। समझ ना आपको। तो इसका मतलब बी का आंसर हो गया आपका एस, तो बी करेक्ट हो गया। बाकी की आपको देखने की भी जरूरत नहीं थी। तो अगर एक दो आपको आंसर पता है तो ऐसे हो जाएगा। फिर भी देखते हैं, देखिए सी है सल्फापायरिडीन, जिसका स्ट्रक्चर ये है। तो सल्फापायरिडीन कौन सा एग्जाम दे सकता है, कार्बिल अमाइन टेस्ट, राइट। कार्बिल अमाइन टेस्ट क्या होता है, कार्बिल अमाइन टेस्ट बेसिकली प्राइमरी अमाइंस का बेसिकली टेस्ट है। कार्बिल अमाइन प्राइमरी अमाइंस का, इस पे भी मैं वीडियो बना चुका, इस देख लीजिएगा। तो होता क्या है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म को जब एल्कोहलिक KOH के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो इसको बोलते हैं कार्बिल अमाइन टेस्ट। जब पॉजिटिव रिएक्शन दोगे ना इसके, अगर आप देखोगे तो ये NH2 ग्रुप है ना, तो प्राइमरी अमाइन हो गया, तो इसलिए इसका पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है ना। जब ये पॉजिटिव टेस्ट देता है यानी इसके साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो हम कह देते हैं कि फॉल स्मेल आती, गंदी सी स्मेल आएगी। तो हम ये कह देते हैं कि ये एक फॉल स्मेल है, यानी कार्बिल अमाइन टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। लास्ट ऑप्शन था डी आपका पेनिसिलिन। अगेन वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट ये बचा ना। NaHCO3 टेस्ट क्या होता है, NaHCO3 टेस्ट बेसिकली COOH ग्रुप को कंफर्म करता है। COOH ग्रुप है कोई RCOOH, उसके साथ जब आप NaHCO3 की रिएक्शन कराओगे, समझ आपको, इसके साथ जब NaHCO3 की रिएक्शन कराते हो तो CO2 गैस रिलीज होती है, साथ में H2O भी निकलेगा, ठीक है। तो हम ये कह देते हैं कि ये रिएक्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इसमें ये COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो वी कैन से कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट को पॉजिटिव दे देगा। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, राइट। तो फिलहाल क्वेश्चन में आपका आंसर बी इज करेक्ट। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। ये जो टेबल है एक बार देखिएगा जरूर, जो मैंने आपको समझाई थी। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है गाइज, इसमें कुछ चीज़ें याद करने की ज़्यादा है, तो जितना भी मैं हो सका मुझसे मैं समझाने की कोशिश करी आपको, राइट। अगेन गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, और कमेंट में जरूर बताएं गाइज आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो, राइट। और लाइक जरूर कर दिया करें गाइज वीडियो, उससे थोड़ा सा फायदा ही मिलता है अगर आपको पसंद आए तो। ओके, सो थैंक यू, बाय।